रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मैराथन बैठकें लेंगे। तो आज से लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें लेंगे। शुरुआत होगी खेती किसानी की तैयारियों से और स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता पर भी बातचीत होगी। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर भी हालचाल जाना जाएगा और मंत्रियों का परफॉर्मेंस पर भी फीडबैक लेंगे विष्णुदेव साय। तो रायपुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक के बाद एक मैराथन बैठकें लेंगे, जिसमें आज से लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें होंगी और इसमें शुरुआत में खेती किसानी की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। इसमें जांच पड़ताल होगी, पूछा जाएगा कि क्या खेत और किसानों को लेकर क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या डिमांड्स पूरी हो रही है, किन बातों पर ध्यान देना है और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता पर भी बातचीत की जाएगी। तो अब सीएम विष्णुदेव साय एक के बाद एक बैठकें लेंगे। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इन बैठकों से क्या अपडेट, क्या अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण शुरू कर दिया गया है। मंत्री और विधायकों से सुझाव भी मांगा जा रहा है। तो आज नागरिकों से भी सुझाव सरकार ले रही है। तो आम नागरिकों से सुझाव लेते हुए सरकार उनसे भी बातचीत कर रही है। विकसित भारत की तर्ज पर आज विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से सुझाव मांगना जारी कर दिया गया है। तो अलग अलग प्रश्नों को पूछकर सुझाव मांगे जाएंगे। वेब पोर्टल को सर्च कर आम नागरिकों को मांगे जा रहे हैं सुझाव। तो आम नागरिकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए वेब पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। इस वेब पोर्टल पर नागरिक जो हैं, आम नागरिक अपना सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। इसमें 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट जो है जारी किया जाएगा और विजन डॉक्यूमेंट जारी करने से पहले लोगों का सुझाव मांगा जा रहा है, जिसके लिए वेब पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक शुरू हो गई है। तो प्रदेश के सभी सांसदों से वन टू वन चर्चा हो रही है। तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक ले रहे हैं। संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद हैं और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सांसद संतोष पांडे से वन टू वन चर्चा की है। तो लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, चुनाव के दौरान किए गए कमिटमेंट को पूरा करने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से सदन में उठाने की समझाइश दी गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक बैठकों का दौर शुरू हो गया है और इसी बीच सांसदों की बैठक भी शुरू हो गई है, जिसमें प्रदेश के सभी सांसदों से वन टू वन चर्चा की जाएगी। उनको समझाइश दी गई है कि कैसे आम लोगों से जो वादे किए गए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान उनको पूरा करना है, उनको कैसे सदन में उठाना है। तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक ले रहे हैं और संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सांसद संतोष पांडे से वन टू वन चर्चा की है और लोकसभा चुनाव का लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहने के निर्देश दे रहे हैं और चुनाव के दौरान किए गए कमिटमेंट को पूरा करने की समझाइश भी दी जा रही है। तो ये बैठक चल रही है और छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बैठक हो रही है, चाहे वो सांसदों के साथ बैठक हो या फिर समीक्षा बैठक हो। और फिलहाल सांसदों के साथ ये बैठक चल रही है। इसमें सांसदों के साथ चर्चा की जाएगी कि कैसे अपने क्षेत्र में जो लोग उनकी मांग कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से वादे किए गए, उनको कैसे पूरा करना है और उसको किस तरीके से सदन में प्रमुखता से अपनी बात को उठाना है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, एक आज अहम बैठक चल रही है, सांसदों के साथ बैठक चल रही है छत्तीसगढ़ में। इसमें बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी चर्चा होंगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, अभी तक क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? रोहित राधा, बिल्कुल देखिए, 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस बार जीत कर आए हैं और तमाम लोग अभी दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से लौटने के बाद में जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल, वो ये बैठक ले रही हैं। तमाम सांसदों के साथ में वन टू वन चर्चा की जा रही है। सबसे पहली बैठक जो है वो महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी के साथ में हुई थी। वहीं पे अभी बात करें तो कांकेर के सांसद भोजराज नाग के साथ में भी चर्चा हो गई है।
जांजगीर चांपा सांसद जो है वो कमलेश जांगड़े, उनके साथ भी चर्चा होगी। इसके अलावा राधेश्याम राठिया जो रायगढ़ से सांसद आए हैं, उनके साथ भी ये चर्चा होने वाली है। और शाम 5 बजे बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से सांसद हैं, उनसे चर्चा हो जाएगी। और साफ तौर पर इसमें ये कहा जा रहा है, जिस प्रकार से दिशा निर्देश प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान तमाम सांसदों को दिए गए थे, उन पर अब चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि क्षेत्र में सक्रिय रहकर क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन्हें संसद भवन में उठाए। और समय समय पे जो डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, उस डबल इंजन की सरकार पे काम तेज गति से हो। और जब आप सांसद चुन के आ गए हैं, उसके बाद कामों में तेजी लाने को साफ तौर पे कहा गया है। तो ये बड़ी बैठक है और थोड़ी देर बाद जब बैठक खत्म होगी, उस पर लेकर जो तमाम सांसद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुआ है अभी। बिल्कुल रोहित, तो जैसे ही बैठक खत्म होगी एक बार फिर आपका रुख करूंगी और हमारे साथ हम जो है विस्तार न्यूज के दर्शकों के साथ जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित आपका शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बलौदा बाजार हिंसा के मामले में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से सतनामी समाज के खिलाफ रही है और यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी सतनामी समाज को प्रताड़ित करने में औरंगजेब से भी आगे निकल गई है। तो डहरिया ने कह दिया है कि पीसीसी चीफ के कहने पर जांच कमेटी गठित की गई है, जो सभी लोगों से चर्चा करेंगे कि बीजेपी की सरकार में ऐसी घटना क्यों हुई। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि बलौदा बाजार में सरकार के फेलियर की वजह से हिंसा हुई है। बहुत सारे लोगों को बिना जांच के ही उठा लिया गया है, तो मारपीट भी की गई है और इसी को लेकर कांग्रेस की टीम जांच करेगी। हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग अभी वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम गिरौदपुरी जाएंगे, मकोनी जाएंगे, उसके बाद बलौदा बाजार आएंगे और सब लोगों से चर्चा करेंगे और क्यों इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेलवर था पूरी तरह से। उन्होंने जब जैद खाम काटा गया, उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है एक और कि जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो जमानत लेके फरार हो चुके हैं। उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा माहौल बनाने का काम करती है, बिगाड़ने का काम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर वो पहले ही कार्रवाई कर दिए रहते, रामविचार जी को अभी ध्यान आ रहा है, अभी विचार आ रहा है, पहले ये कर लिए रहते, अपने मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों को बता दिए रहते, पहले अगर जांच की घोषणा हो जाती जो समाज मांग कर रही, तो ये घटना ही नहीं होती। तो इसी बीच कांग्रेस की जांच समिति आज जाएगी बलौदा बाजार। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मामले में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बयान भी सामने आया है। घटना के हर पक्ष की राज्य सरकार जांच करा रही है, तो वहीं कांग्रेस राजनीतिक रूप से क्या जांच करती है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, तो वे अपना काम करें। जांच के दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका को लेकर कहा कि इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इसमें तो अब हमारी सरकार पूरे जांच करवा रही है। कांग्रेस का राजनीतिक दृष्टि से वो अपना जांच कराएं, कुछ करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन उन्हें सब मालूम है, कांग्रेस वालों को, किस प्रकार से घटना हुई है, क्यों हुई है। और कहीं न कहीं जांच होने के बाद पता चलेगा कि लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार के जो भी जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं में कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं का भी साह है। तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में मंत्री रामविचार नेताम का एक और बड़ा बयान सामने आया है। हमारी सरकार घटना की जांच उच्च स्तरीय जांच करा रही है, तो घटना में कांग्रेस नेताओं की कहीं ना कहीं शह रही है। तो कांग्रेस नेताओं को मालूम है कि घटना कैसे हुई और क्यों हुई, तो जांच के बाद से सभी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। रामविचार नेताम के बयान पर शिव डहरिया का पलटवार भी सामने आया। तो मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर पलटवार करते हुए शिव डहरिया ने कहा है कि रामविचार जी को अभी विचार आ रहा है जांच का, पहले ही उन्हें इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए था। देखिए, जांच के बाद सभी चेहरे जो है वो बेनकाब हो जाएंगे। अभी जांच आने दीजिए, फिर इसके बारे में उच्च स्तर पे जो जांच चल रही है उसका जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा।
देखिए, इस प्रकार की संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो भी कानून को अपने हाथ में लेने का कोशिश करेगा वो कानूनन उसके खिलाफ जो है कार्रवाई तो होगी। तो एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक के बाद एक, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। रामविचार नेताम ने बड़ा बयान दिया है तो उसी के ऊपर जो है शिव डहरिया ने भी पलटवार किया है और उनका भी बयान सामने आया है। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, एक के बाद एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की ही कमी की वजह से ये हिंसा हुई और इसके बाद अब देखा जा सकता है कि कांग्रेस कह रही है कि हम जांच कमेटी बनाएंगे, हम जांच करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? राधा, कांग्रेस की जांच कमेटी बन गई है और जांच कमेटी बनने के बाद में तमाम जो जांच कमेटी के सदस्य थे वो बलौदाबाजार के लिए अभी फिलहाल रवाना भी हो गए हैं और रवाना होने के साथ पे वहां पर जांच कर रहे हैं। अगर कल की स्थिति की बात करूं तो कल कांग्रेस के तमाम पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश संगठन के जो है वो अध्यक्ष, तमाम लोग कल जाने वाले हैं। तो लगातार कांग्रेस की ओर से इस पर जांच की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार की नाकामी की वजह से ये घटना घटी थी, इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं। इसके साथ ही तमाम तरह के आरोप है जिस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूं तो वो लगातार इस घटना का जिम्मेदार कांग्रेस को बता रहे हैं। और जिस प्रकार से पहले दिन कांग्रेस के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में इस घटना के जिम्मेदार कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को बताया था, गुरु रुद्र कुमार को बताया था, इसके अलावा देवेंद्र यादव, कविता प्राण लहरे। तो लगातार इस पर जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। और रामविचार नेताम की बात को तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की शह पे ये घटना घटी है और हमारी जो सरकार है उस पर जांच करवा रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि इस पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो फेल साबित हुई है और उनके फेलियर की वजह से ये घटना घटी है और लास्ट में अंतिम में हमारे ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़ा घटनाक्रम, बड़ी हिंसा जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं देखा गया था कि एसपी और कलेक्टर कार्यालय को छत्तीसगढ़ में जला दिया जाए। तो अब राजनीति शुरू है और राजनीति की अंत कब होगा इसकी बात का पता नहीं, लेकिन कांग्रेस जल्दी रिपोर्ट अपनी सौंपने वाली है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पर व्यापारी के घर पर ईडी ने छापा मार दिया है। तो व्यापारी के घर पर 2 गाड़ियों में टीम पहुंची। संतोष अग्रवाल, संजय अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो राइस मिल से जुड़ा ये बड़ा मामला सामने आया है, तो जांच के बाद से इसका खुलासा हो जाएगा। तो अभी अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। तो व्यापारी के 2 गाड़ियों में पहुंचकर आपको बता दें, व्यापारी के घर पर 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है और व्यापारी के घर पर ईडी छापेमारी की है। तो राजनांदगांव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संतोष अग्रवाल, संजय अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई और राइस मिल से ये मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि राइस मिल मामले में ईडी ने कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी और अब आज एक बार फिर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो जांच के बाद से खुलासा होगा कि अभी अधिकारी जो हैं घर के अंदर पहुंचे हैं। जांच के बाद ये खुलासा होगा कि इस मामले में क्या कुछ मिला है, क्या कोई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं या फिर नहीं। तो बलौदाबाजार हिंसा के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर सतनामी समाज के प्रदर्शन को बरगलाने का आरोप लगाया है। तो इस मामले में सतनामी समाज के धर्मगुरु और बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब से विस्तार न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, सुनिए। नमस्कार, मैं रवि मिरी हूं और आप सभी विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बलौदाबाजार हिंसा पर, क्योंकि बलौदाबाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। वहां सतनाम धर्म के लोग जो हैं वो आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है, क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और जो बलौदाबाजार में आगजनी हुई, डीएम ऑफिस, एसपी कार्यालय को आग लगा दी गई, इन सब के पीछे क्या कारण है और न्याय कब मिलेगा, इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और समझाएंगे। क्योंकि हमारे साथ सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहब और साथ ही विधायक आरंग है। गुरु खुशवंत साहब से बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बलौदाबाजार पर। आप शुरुआत से देख रहे हैं अमर गुफा, जहां से ये विवाद का जड़ है, और 2 लोगों का मैं जिक्र करना चाहूँगा।
भोजराम अजगल्ले और जो पानी टंकी का निर्माण करवाने वाले लोग थे, उन दोनों के बीच का विवाद कैसे अमर गुफा तक पहुंचा और इस पे क्या कार्रवाई हुई, इसको थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए ताकि लगे कि क्या गड़बड़ी हुई थी, समझ में आए। देखिए, आप सबको जानकारी है, कुछ दिन पूर्व में जो सतनामी समाज का जो आस्था जो होता है, हमारे सतनामी समाज धर्म का जो प्रतीक चिन्ह होता है सेत खाम, उसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित करने का काम किया गया, उसको आरी से काटने का काम किया गया। और सतनामी समाज के जब आस्था को ठेस पहुंचती है तो निश्चित ही किसी भी धर्म के आस्था को जब ठेस पहुंचती है तो धर्म को अगर ठेस पहुंचेगी तो लोगों में आक्रोश तो आती है, और आक्रोश आई और सतनामी समाज ने अपील की कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से जो अपराधी है उसको तत्काल पकड़ा जाए और उनको जेल में डाला जाए और सजा दी जाए। 3 लोग गिरफ्तार हुए इसमें। तो निश्चित ही हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे ही जब वो केस हुआ, मतलब वो जो घटना हुई, उसके 48 घंटे के भीतर में जब ये बात पुलिस प्रशासन को पता चली, सरकार को पता चली कि हमारे धर्म को छेड़छाड़ किया गया, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो धर्म का बहुत सम्मान करती है और धर्म, किसी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसके अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो त्वरित उसमें कार्रवाई हुई और 48 घंटे के भीतर में हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे प्रशासन लोग एक साथ मिलकर, जुटकर, मेहनत करके 48 घंटे के भीतर में तीनों अपराधी को पकड़े। और उसके पीछे की जो कहानी थी वो भी पता चला। वो जो जेल में गए जो तीनों अपराधी, उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों इस घटने को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हम पानी टंकी का जो पाइपलाइन का जो काम होता है उसका ठेका यहाँ पर लिए हुए थे और 3-4 महीने से हमारा जो पेमेंट है वो नहीं मिला था हमको। तो कहीं ना कहीं हम पीड़ित थे और हम कहीं ना कहीं आक्रोशित है कि हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला है। और उसी आक्रोश में आकर वो शराब पीकर, शराब के नशे में आकर रात को 2-2:30 बजे के आसपास ऐसा जानकारी मिली है कि उन्होंने सेत खाम को खंडित करने का काम किया। और इस प्रकार फिर जब ऐसी बातें पता चली उनको जेल भेजने का काम किया गया। और हमारे समाज वालों की एक शंका थी कि ये जो 3 अपराधी पकड़ाए थे वो कहीं ना कहीं बाहर दूसरे प्रदेश के थे, हमारे प्रदेश के नहीं थे। तो उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं एक लोग सबको शंका हो रही थी क्या दूसरे प्रदेश के लोगों को सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक चिन्ह से क्या लेन देन होगा, वो लोग क्यों इस घटने को अंजाम देंगे, ऐसी एक शंका थी। तो लोगों के सब में, समाज में एक मांग हो रही थी कि इसके पीछे अगर किसी की संलिप्तता होगी या इसके पीछे कोई जुड़ा तो उसमें जांच होनी चाहिए। इसके लिए समाज में एक आवाज़ उठ रही थी, तो इसके लिए जांच होनी चाहिए करके। तो निश्चित ही ये सारी चीज़ों को लगातार प्रशासन सुन रहा था, समझ रहा था। अच्छा गुरुखुशवंत जी, एक चीज़ बताइए कि जब पता चल गया था कि 3 लोग आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आगे न्यायिक जांच की जो मांग उठी थी उसको जल्दी घोषणा क्यों नहीं किया गया? देखिए, पहले से ही मेरी जब ये मांग उठ रही थी, समाज वालों से चर्चा हुई तो मांग उठ रही थी, तो मेरी पहले ही एसपी साहब से बात हो गई थी कि मैंने उनको कर दिया था, बातचीत करके उनको कह दिया था कि और जांच पड़ताल कीजिए और थोड़ा बारीकी से पता कीजिए कि इसके पीछे अगर कोई और जुड़ा है, अगर किसी का हाथ है तो उसको भी अपन पकड़ के जेल में डालें। ऐसे हमने उनसे चर्चा हुई और लगातार जांच पड़ताल जारी थी। लेकिन लोगों को चाहिए था, कुछ लोग ऐसा भड़का दिए या ऐसा बोल दिए कि सीबीआई जांच कराना है, सीबीआई जांच कराना है, इस टाइप का। तो समाज लोग को आक्रोशित करने का सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग। निश्चित ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कुछ साथी लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो साथी जो चाह रहे थे कि एक न्यायिक जांच की घटना गठित हो जाए, जिसके नेतृत्व में बढ़िया एक अच्छे से जांच हो और जो सही दोषी, अगर इसके पीछे कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी पकड़ा जाए। बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस जला दिया जाता है, एसपी ऑफिस जला दिया जाता है। देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी किसी कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया। क्या आप लोगों ने, कहाँ पर आप लोगों को लगता है चूक हुई और क्या कम्युनिकेशन आप लोगों ने सही से नहीं किया या क्या गड़बड़ी रही, किस तरीके से घटना हुई? देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है और सतनामी समाज को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने वाली घटना है। तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी थी, सतनामी समाज का ही मांग था, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा कर दिया था। उसके बाद क्या है, वहाँ पे और बहुत सारे सामाजिक संगठन उस महाआंदोलन में गए थे, क्योंकि पहले से निर्धारित हो गया था कि 10 तारीख को हम महाआंदोलन या एक धरना प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे, तो निर्धारित था। इसलिए लोग वहाँ पर पहुँचे और पहुँचकर वहाँ पे कुछ जो सामाजिक संगठन थे वो ये बताना चाह रहे थे समाज को कि न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है, अब हमको न्याय मिलेगा ही। अच्छा, ये धन्यवाद ज्ञापित करने वाला प्रदर्शन था, मतलब सभा थी? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन
भरपूर सहयोग कर रहा था सतनामी समाज को। 48 घंटे के भीतर अगर किसी अपराधी को पकड़ती है तो कहीं ना कहीं हमको धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन को। तो बलौदाबाजार हिंसा के मामले में जो तमाम सवाल आपके मन में थे, मेरे मन में थे, इस प्रदेश के मन में थे, उन सभी सवालों को हम धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहब से पूछ रहे थे ताकि अब शांति के रास्ते पे चले। हम सभी को शांति के रास्ते पे चलना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को शांति प्रिय राज्य कहा जाता है और आप सभी को कोई भी उपद्रव या कोई भी ऐसी हिंसा के रास्ते पे नहीं जाना है। अंबिकापुर में NH 43 के पास अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों को 2 बार नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी उनके द्वारा निर्माण कार्य को नहीं हटाया गया, जिस पर सीतापुर तहसीलदार, बतौली पुलिस विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अवैध निर्माण को तोड़ दिया है और इसके लिए प्रशासनिक टीम JCB लेकर निर्माण स्थल पहुंची है और अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ दिया गया। तो सीतापुर SDM रवि शाही ने बताया कि इस अवैध निर्माण को लेकर शिकायत पहुंची थी, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। 5 दुकान था, NH से सटी हुई ज़मीन थी और शासकीय ज़मीन थी, गोचर मत की ज़मीन थी। तो विधिवत अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। 2 बार नोटिस दिया गया था, 2 बार मौका दिया गया था और दोनों ही बार में जो अतिक्रमणकारी थे उन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया था। तो आज जो है तहसीलदार की टीम और पूरी पुलिस की टीम और पूरे प्रशासन की टीम के साथ में मौके पर उपस्थित होकर कब्जे को हटाया गया। शांतिपारा बतौली से NH से बिल्कुल सटा हुआ जो सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया था। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत आया था। इस पर प्रशासन ने जांच किया और जांच से सत्य पाया। उस पर आज कार्रवाई हुई है और उसको सरकारी मद में शामिल किया गया है। इस तरीके का कहीं भी मामला आता है तो तत्काल जनता जागरूकता के साथ वो इस पक्ष को रखते हैं और प्रशासन भी इस पे सख्त कार्रवाई अभी कर रही है और इस तरीके का मामला यदि आते हैं तो तत्काल जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति हुई है। तो मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों से बातचीत की गई। प्राध्यापकों और निजी संस्थाओं के सदस्यों के साथ साथ 5 विधायक भी शामिल हैं। तो जल्द ही इन सदस्यों की अलग अलग कमेटियों का गठन होगा। नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो रेलवे ने लोकल ट्रेन के यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना काल के दौरान लोकल ट्रेन के किराए दर में हुए इजाफे को खत्म कर दिया गया है। तो वहीं अब पुराने दर पर भी यात्रीगण अपने ठिकाने तक पहुंचेंगे। तो यात्रियों को किराया दर आधा होने से काफ़ी राहत मिली है। तो वहीं रेलवे ने 6 जून से स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने वाले लोकल ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों की सूची बाहर कर पुराने नंबरों पर डाला है। तो वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान लोकल ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों का दर्जा देकर चलाया जा रहा था, जिससे लोकल ट्रेनों में यात्री किराया भी दोगुना हो गया था। तो कोरोना काल के लगभग 3 साल बीतने के बाद भी यात्री किराया दर में राहत नहीं दी गई थी। तो वहीं बीते 22 फरवरी से लोगों को राहत देते हुए यात्री किराएदार को काम करते हुए पहले जैसा ही कर दिया गया था। लेकिन इस लोकल ट्रेन को स्पेशल ट्रेनों की श्रेणी से अलग नहीं किया गया था। तो वहीं बीते 6 जून से इन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों की सूची से हटाकर पुनः लोकल ट्रेनों के नंबरों पर चलाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद जो लोकल ट्रेन चालू हुई थी उस समय स्पेशल ट्रेन के नाम पे गाड़ियाँ चल रही थी। उसमें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिया जा रहा था, लेकिन 22 फरवरी 2024 से पुनः पुरानी लोकल के हिसाब से उनका किराया लिया जा रहा है, जिसमें आधा हो गया है। और रेलवे ने 6 जून 2024 से बिलासपुर जोन में चलने वाली लोकलों को री-नंबर कर दिया गया, जो पुराने नंबरों से जानी जाएंगी, जिनको हम स्पेशल का दर्जा दिए थे, अब पुराने नंबरों से जानी जाएंगी। इसी बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी सांसदों से 1-to-1 चर्चा हो रही है। जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक ले रहे हैं। तो संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में मौजूद हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सांसद संतोष पांडे से 1-to-1 चर्चा की है। तो लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया गया। तो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं।
तो चुनाव के दौरान किए गए कमिटमेंट को पूरा करने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से सदन में उठाने की समझाइश दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद से सांसदों के साथ बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक जारी है। तो प्रदेश के सभी सांसदों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक ले रहे हैं और बैठक में सांसदों को समझाइश दी जा रही है कि कैसे आम जनता के मुद्दों को सदन में उठाना है और उनकी बातों को वहां पर रखना है।